नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम महामारी कोरोना की दो तस्वीरों का विश्लेषण करेंगे। पहली तस्वीर शहरों की, जिनकी खूब चर्चा हो रही है, और दूसरी तस्वीर गांवों की, जहां पर लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे है। आज तक की टीम ने बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में जाकर प्रामाणिक रिपोर्ट तैयार की है। सरकारी दावों से इतर गांवों की जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। विश्वास कीजिए, आज हमारी ये रिपोर्ट गांवों को लेकर सोते हुए सरकारी सिस्टम की नींद तोड़ देगी। तस्वीर नंबर 1। तस्वीर नंबर 2। तस्वीर नंबर 3। तस्वीर नंबर 4। तस्वीर नंबर 5। तस्वीर नंबर 6। तस्वीर नंबर 7। तस्वीर नंबर 8। तस्वीर नंबर 9। तस्वीर नंबर 10। आज हम दो तस्वीरों का विश्लेषण करेंगे। पहली तस्वीर महामारी की महामार से गांवों में मृत्युकाल की रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट की है। ना कोई सुविधा है, ना डॉक्टर है, ना दवाई है और ना इलाज के लिए पैसा। और दूसरी तस्वीर शहरों की है, जहां शराब के लिए इस महामारी में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। आज इन दो तस्वीरों के जरिए महामारी के दो दृष्टिकोण समझने जरूरी है। कोरोना संक्रमण की आज वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जो इंडिया और भारत का फर्क आपको समझाएंगी, यानी शहर बनाम गांव। शहरों की खबरें आप तक पहुंचती रही हैं, लेकिन गांवों में कोरोना की जमीनी हकीकत की एक एक डिटेल के बारे में आपको बताएंगे। गांवों से आज तक की सीधी पड़ताल। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जितने भी कमरे हैं, आप देखिए हर एक कमरे के आगे ताला लटका हुआ है और किसी भी तरीके से यहाँ पर ना तो ये ताला कभी खुलता है और ना ही यहाँ कोई डॉक्टर बैठता है। हेल्थ सेंटर पर ताला, बड़ा गड़बड़ झाला। स्वास्थ्य केंद्र का ताला ही नहीं खुला है तो सब व्यवस्था क्या होंगी। गांवों में मौत पर किसने डाला पर्दा। पिछले 15 दिनों में करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है। गांवों में अचानक दर्जनों मौत क्यों। लोग तो यहाँ जो वो कोरोना वाले गांव में घूम रहे हैं, कोरोना बांट रहे हैं घरों में जा जाके। कितनी सच, कितना झूठ, पूरी रिपोर्ट। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर आगरा जिले के दो गांव हैं, एक कुलगवा और दूसरा बमरौली। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह दोनों गांव में पहुंचे। गांव का जो दृश्य जितेंद्र ने देखा और लोगों ने जितेंद्र को जो आप बीती सुनाई, वो सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। एक 117 में 27 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहाँ क्या व्यवस्था होगी? जब ताला पड़ा हुआ है तो वहाँ कौन दवा देगा, कौन देखेगा मरीज को? अगर इसमें अगर टेस्टिंग कराई जाती है, अगर गांव की पूरा गांव टेस्टिंग हो जाता है तो कम से कम 200 लोग कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे पूरे गांव में। अभी तक 117 में 27 निकले हैं। कोरोना काल में जिंदगी और मृत्यु से सीधी जंग जारी है।
लेकिन यहाँ न तो दवाई का इंतजाम है, न इलाज के लिए अस्पताल का खर्च उठाने की इजाजत जेब देती है। सरल शब्दों में आपको समझाएं तो इन लोगों ने जिंदगी को नसीब के भरोसे छोड़ दिया है। बच गए तो जिंदगी, नहीं तो मृत्यु से बचने का कोई रास्ता नहीं है। गांव में कोरोना का कहर लगातार फैल रहा है। इसको देखते हुए इस संक्रमण को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं, आज तक की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। आज तक की टीम आगरा के उस गांव में पहुंची है जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है। पिछले कई दिनों में इस गांव में 14 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं और जानकारी ये पता चल रही है कि इनके कोरोना जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। जब यहां पर टेस्टिंग की गई तो 27 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब इस गांव यानी कुरगवा से लोगों को दूसरी जगह भी अस्पताल लेकर के जाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये आगरा जिले का कुलगवा गांव है। बीते कुछ दिनों में 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गांव वालों के साथ साथ डॉक्टर भी मानते हैं कि सभी मरने वालों में कोविड के लक्षण थे। आखिर कुलगवा गांव में क्या कोरोना संक्रमण मौत बांट रहा है? आज तक के संवाददाता जितेंद्र सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। ये बताइए कि अभी तक कितने लोगों की टेस्टिंग हुई है और कितने केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं? कोरोना संक्रमण की वजह से मौतें कितनी हुई? अभी यहाँ पे 117 लोगों की जांच हुई है और 117 में 27 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और पिछले 20 दिनों में करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कुछ लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। कुछ ज़्यादातर ही पाए, ज़्यादातर ही थे, मतलब कुछ लोगों में ज़्यादा ऊपर स्थिति में थे, कुछ लोगों में कम थे, मतलब ज़्यादातर लोगों में कोरोना के लक्षण ही पाए गए। जिन लोगों के कोरोना के लक्षण थे उन लोगों के खांसी, जुकाम, बुखार इस तरीके के सिम्टम दिखाई पड़ रहे थे, उसके बाद उनकी मौत हुई? जी बिल्कुल। कोरोना ने रफ्तार पकड़ी तो गांव में एक के बाद एक मृत्यु का सिलसिला शुरू हो गया। गांव वालों की माने तो मृत्यु की वजह कोरोना थी, लेकिन न तो जांच कराई गई और न ही कोरोना का इलाज हुआ। सबसे बड़ा माहौल ये है कि मेरे गांव में एक दिन में 4 मौत हुई थी, एक दिन 3 मौत हुई थी। लोगों को ये भय है, बाकी सुनते हैं कि फलाने हॉस्पिटल में वो आज सही था, वो कल खत्म हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में ये कंडीशन है। और बाकी ये है कि जो जिसको खांसी है, बुखार है लगातार, तो झोला छापों से दवा ले लेते हैं, उसे राहत मिल जाती है, वो कोई दवा दे नहीं पाएगा। सबसे बड़ी है पैसे की प्रॉब्लम है लोगों के पास, कि हम उनको लग रहा है कि हम बाहर जाते हैं तो पैकेज बहुत महंगा है, हमें मतलब 25-25 हज़ार में लोगों ने सिलेंडर खरीदे हैं। मैंने अपने रिश्तेदार के लिए 22 हज़ार में सिलेंडर खरीदा था। तो सबसे बड़ी भय यही है लोगों को, इसलिए लोग डर रहे हैं कि हम टेस्ट न कराएं और हम वैसे सही हो जाएं। कुलगवा गांव में कोरोना को लेकर लोगों में डर है। लोग बीमार होने के बाद भी इलाज नहीं कराना चाहते। हमारे सामने ही बड़ी मुश्किल से गांव के एक बुजुर्ग को हॉस्पिटल भेजा गया। कुरगवा गांव में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको पिछले काफी दिनों से बुखार आ रहा था। इनकी टेस्टिंग भी हुई। टेस्टिंग करने के बाद ये पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं और अब इनको यहाँ से आगरा मुख्य अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि इनकी हालत इस वक्त काफी खराब है। आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस में इनको इस वक्त बैठाया गया है और इनके परिवार के सदस्यों ने इनको बैठाया है। गांव में जिस तरीके से लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इनको लगता है कि अस्पताल में अगर गए तो वहां इनके लिए दिक्कत हो सकती है। ऐसे में गांव के लोग अस्पताल से बच रहे थे। आज तक की टीम गांव में पहुंची तो पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया। मौके पर हमने सवाल पूछा तो सुनिए क्या जवाब मिला। इस गांव में बहुत सारे लोगों को जब कोरोना टेस्टिंग के लिए बोला जाता है तो लोग कोरोना टेस्टिंग भी नहीं करा रहे हैं, बच रहे हैं। जो लोग ज़्यादा बीमार हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। अस्पताल जाने के लिए बोला जाता है तो अस्पताल भी नहीं जा रहे हैं। डर का माहौल इस गांव में काफ़ी फैला हुआ है। पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं। सर बताइए कि गाँव के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं टेस्टिंग कराने, और अगर तबीयत भी खराब है तो वो लोग अपना अस्पताल में भर्ती भी नहीं होना चाहते? इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है गाँव के लोगों को और उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि जो है प्रशासन आपके साथ है, पुलिस प्रशासन आपके साथ है और स्वास्थ्यकर्मी मेडिकल प्रशासन आपके साथ है। तो जो है लोगों को जागरूकता आ रही है, जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं।
गांव में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। 117 लोगों की जांच की गई, जिसमें 27 कोरोना से संक्रमित पाए गए, लेकिन गांव वाले हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। इसमें अगर टेस्टिंग कराई जाती है, अगर गांव की पूरा गांव टेस्टिंग हो जाता है तो कम से कम 200 लोग कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे यहाँ पूरे गांव में। अभी तक 117 में 27 निकले हैं और कुछ लोग तो यहाँ जो वो कोरोना वाले गांव में घूम रहे हैं, कोरोना बांट रहे हैं घरों में जा जाके। मतलब जिन लोगों के घर में 1-2 पेशेंट है ना, वो हमसे रुक ही नहीं रहा किसी भी तरीके से। वो गांव में अपने घरों में जाके बैठ रहे हैं, चौबारों पर बैठ रहे हैं, ऐसे खुले बिना मास्क के घूम रहे हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो 27 लोगों को इलाज के लिए प्राइमरी स्कूल में बने अस्थायी आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करा दिया गया। कुलगवां गांव में लोगों में कोरोना को लेकर जितना कंफ्यूजन है, उतना ही खौफ भी है। वहीं आगरा जिले के बमरौली कटारा गांव में हालात और भी खराब हैं। आज तक की टीम जब इस गांव में पहुंची तो जो जानकारी मिली वो चौंकाने वाली थी। उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना के बढ़ते मामलों की पड़ताल करने के लिए आज तक की टीम आगरा के दूसरे गांव बमरौली कटारा गांव में पहुंची हुई है। इस गांव की भी स्थिति कमोवेश वैसे ही है, क्योंकि पिछले 1 महीने में ये बताया जा रहा है कि इस ग्राम पंचायत में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई है। इसमें कोरोना जैसे लक्षण इन लोगों के दिखाई पड़ रहे थे, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार के साथ साथ इन लोगों को ऑक्सीजन की कमी भी दिखाई पड़ रही थी। इन तमाम चीज़ों की वजह से लोगों की मौतें हुई हैं और बताया ये जा रहा है कि इसके लिए यहाँ गांव में इलाज की व्यवस्था भी उस तरीके की नहीं थी। बमरौली कटारा गांव में बीते 30 दिनों में 50 लोगों की मृत्यु हो गई। गांव के प्रधान उदय सिंह बताते हैं कि गांव में कोई सुध लेने वाला नहीं। अभी तक 35 से 40 हजार आबादी का ये हमारा ग्राम पंचायत है पूरी। इसमें 50 लोग 1 महीने के अंदर अभी तक खत्म हो चुके हैं, जिसमें कुछ लोग कोविड-19 के लक्षणों के साथ भी डेथ हुई है। जो हॉस्पिटल से गए हुए थे वो लोग। गांव में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनमें ज्यादातर में कोरोना के लक्षण थे। गांव वालों का कहना है कि कोरोना में उनकी जिंदगी भगवान भरोसे है। जितेंद्र बहादुर सिंह, आगरा, आज तक। आपने आगरा के गांव में इलाज के अभाव में दम तोड़ते लोगों की दास्तां देख ली है। आइए अब हम आपको उत्तर प्रदेश के ही एक और गांव की तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसी तस्वीरें जो आगरा से एकदम अलग है, क्योंकि महाराजगंज जिले के गौनरिया गांव के लोग कोरोना को हराने के लिए दवाओं का नहीं बल्कि अनुष्ठान का सहारा ले रहे हैं। भक्ति की शक्ति से कोरोना से सीधी जंग। हाथ में पूजा सामग्री और माता के जयकारे। महामारी के मारे अब आस्था के सहारे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के गौनरिया गांव की है। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरा गांव चमत्कार की उम्मीद में देवी को नमस्कार कर रहा है। गांव में बीते कई दिनों से कोरोना को हराने के लिए विशेष अनुष्ठान चल रहा है, जो पूरे 9 दिन चलेगा। इसे आस्था कह लीजिए या अंधविश्वास। महाराजगंज जिले के सुदूर गांव में ये महिलाएं पूजा पाठ करने जा रही हैं। अब पूजा पाठ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पूजा इस धारणा के साथ है, इस मान्यता के साथ है और इस विश्वास के साथ है कि जो महामारी गांवों तक पहुंच के लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। महाराजगंज जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां सप्ताह भर में कई लोगों की मृत्यु हुई है। गांव में लोग बुखार से पीड़ित हैं, ज्वर से परेशान हैं। अस्पतालों में जो किल्लतें हैं उसकी जानकारी हर किसी को गाँव तक पहुँचने लगी है। डर का माहौल है और ऐसे में ये महिलाएं इस विश्वास से निकल रही हैं कि पूजा पाठ करने से शायद ये महामारी शांत हो जाएगी। 9 दिनों के इस अनुष्ठान में गांव के सभी महिलाएं और पुरुष गांव से बाहर खेतों में उगते सूरज और डूबते सूरज को अर्घ्य देकर महामारी से निजात पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गांव की प्रधान भारती देवी भी उन महिलाओं में शामिल हैं जो कोरोना काल में विशेष पूजा के लिए महिलाओं की टोली के साथ निकलती हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, शायद किसी भगवान की शक्ति लगे कि ये कोरोना भाग जाए।
तो आप कहाँ जा रही हैं ये लेकर के पूजा पाठ का सामान? ये जो जल है इसको धार कहते हैं। ये जैसे कोई आपत्ति आती है, भगवान को तो कोई देखा नहीं है, लेकिन एक विश्वास है कि शायद ये सब करने से कोरोना भाग जाए या महामारी खत्म हो जाए, कोई भगवान खुश हो जाए, किसी के रूप में कोई डॉक्टर, कोई वैक्सीन, कोई दवा आ जाए। आस्था मजबूत जरूर है, लेकिन नियमों की अनदेखी महामारी बढ़ाएगी, इससे गांव वाले वाकिफ नहीं हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण एक लाइन से खड़े तो हैं, लेकिन उनके बीच जरूरी सामाजिक दूरी दिखाई नहीं पड़ती है। पिछले 3 दिनों से ये रीतियां यहाँ पर चलाई जा रही हैं, खासकर महाराजगंज जिले के अलग अलग गांवों में, सुबह और शाम, और 9 दिनों की ये जो पूरी रीतियां हैं, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर इनकी मदद करेगा इस लड़ाई में कोविड से। सबसे बड़ी चुनौती है गांव में महिलाओं और पुरुषों की संख्या को देखते हुए। भीड़ ज्यादा है, लेकिन कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है। इसे डर कह लीजिए या जागरूकता, लेकिन फिलहाल आस्था विज्ञान पर भारी पड़ रही है। महाराजगंज जिले के एक गांव में 3 दिनों से अनुष्ठान चल रहा है, जो अगले 6 दिनों तक जारी रहेगा। आसपास के जितने गांव हैं, हर जगह लोग डरे हुए हैं। ये विश्वास क्या कहता है गणेश जी, क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? हम लोग को इसलिए आना पड़ा कि हम लोग को विश्वास है कि माता शक्ति हम लोग को इन चीजों से, इन बीमारियों से बचाएंगी। कितने दिनों का अनुष्ठान होता है और क्या क्या करते हैं? 9 दिनों का अनुष्ठान है, और सुबह उगते सूरज को, शाम को डूबते सूरज को हम लोग ये जल चढ़ाते हैं। इसमें फूल, नीम की पत्ती, हल्दी, यह सब रहता है। देश के कई हिस्सों में अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन की तस्वीरें सामने आई हैं। इन कर्मकांड से लोगों को उम्मीद है कि वो संक्रमण से बच जाएंगे, लेकिन विज्ञान कहता है कि जब तक महामारी से बचने वाले नियमों का पालन नहीं होगा, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। आस्था अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह। आशुतोष मिश्रा, महाराजगंज, आज तक। 4 घंटे के अंदर एक गांव में अगर 20% से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल जाएं, तो क्या ये इस बात की तरफ इशारा नहीं है कि गांव में कोरोना का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है? हमारे संवाददाता आशुतोष बिहार के एक ऐसे ही गांव में पहुंचे जहां जानकारी के अभाव, महंगे इलाज के डर, सिस्टम की नाकामी के आगे गांव वाले डरे हुए हैं। गांवों के वो चेहरे जिन पर अचानक एक दहशत की परत चिपक गई है। वो चेहरे जिनकी आंखों में अचानक उस अनजाने दुश्मन का खौफ है जो अब तक शहरों में शमशान बना रहा था। वो चेहरे जिन्होंने अब तक यही मान रखा था कि गांव की आबो हवा में कोरोना की घुसपैठ नहीं हो सकती। इन्हें अब भी यह स्वीकार करने में हिचकिचाहट है कि कोरोना संक्रमण के पैर अब गांवों के भीतर तक पहुंच चुके हैं। ये खबर अब सरकारों के कान तक पहुंची है, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम बिहार में सीतामढ़ी के बसंतपुर गांव में पहुंचती है और इसी गांव तक पहुंचते हैं आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा। गांवों की उन गलियों तक जहां दावा है कि अब हर दूसरे या चौथे घर में कोरोना के संक्रमण ने गांव के भीतर घुसकर खतरनाक रूप से दस्तक दे दी है। कब से यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है और क्या रिजल्ट निकले हैं? यहाँ अभी लगभग 12 बजे से 11 बजे से कर रहे हैं हम लोग, अब तक कर ही रहे हैं, जिसमें हम लोग जांच कर दिए हैं, कितना हुआ 57 हो गया है, जिससे पॉजिटिव 8 पॉजिटिव निकला है। अभी 8 जो भी था, बुखार, सर्दी, खांसी, लक्षण सब। बाकी जो लोग आए हैं लक्षण वाले कितने प्रतिशत लोग मिल रहे हैं? जितना एक्चुअली ज्यादातर तो बिना लक्षण वाले ही जांच कराए हैं आज, लेकिन वो 8 आदमी जो भी पॉजिटिव है वो लक्षण है, उनको सर्दी खांसी। कितने गांव के ऐसे लोग हैं जिनमें लोगों को बुखार या सर्दी खांसी जैसे लक्षण हैं? यहाँ 50% का 50% से ये भाव, हाँ 50 ये भाव। हर एक घर में मतलब कि 4 सदस्य 3 सदस्य बुखार से पीड़ित,
और वो दवा लेने का टेस्ट करवाने नहीं जाते? टेस्ट नहीं आ रहा है कराने। जिसके घरे मरा है एक भी लोग नहीं आ रहा है। इस गांव में कितने लोगों की डेथ हुई है? 8 आदमी का डेथ हुआ है। ये सब कोविड थे या बुखार था या क्या? सर्दी खांसी बुखार दम फूलने से मरा है। 8 लोग कितने दिनों में? 1 सप्ताह के अंदर। लोगों का कहना है कि लगभग 20% आबादी ऐसी है जिनके अंदर संक्रमण या उसके लक्षण है, बुखार है, सर्दी खांसी है, और डर के मारे लोग आना नहीं चाहते टेस्टिंग कराने। एंटीजन टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। हालांकि एक बड़ी संख्या में लोग निकले भी हैं टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन आप ये समझिए कि 55-60 टेस्ट में अगर 8 लोग संक्रमित निकले हैं, वो भी एंटीजन टेस्टिंग में, तो संक्रमण की दर बिहार के ग्रामीण इलाकों में, गांवों में क्या होगी? ये वाकई स्थिति विस्फोटक है, चिंताजनक है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। लौटकर जब आएंगे तो स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे गंगा में बहते हुए लावारिस शवों की सच्चाई। देखते रहिए आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार के बक्सर में गंगा में तैरते शवों की तस्वीर से पूरा देश हिल गया है। आज तक ने कल आपको कोरोना की सबसे भयानक सच्चाई से रूबरू करवाया था। इसके बाद 24 घंटों में बक्सर की तस्वीर बदल गई। घाट पर पड़े शवों को जेसीबी मशीनों की सहायता से जमीन में दफन कर दिया गया। लेकिन आज भी बक्सर के गंगा तट पर शव बहकर आए हैं। इन शवों की भले ही सरकारी आंकड़ों में गिनती न हो, लेकिन गंगा की लहरों पर बहकर आ रहे ये शव कह रहे हैं कि उन्हें अपनों ने ही बहाया है। उत्तर प्रदेश से बिहार तक गंगा में ये शव तैर रहे हैं। ये वो शव हैं जिन्हें अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। तो प्रश्न ये कि गंगा में ये शव आखिर खुद अपनों के क्यों बहा रहे हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि मानव शरीर की रचना 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शव का दहन करने से व्यक्ति का मृत शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। इससे व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा बना रहता है। लेकिन बिहार के बक्सर में कोरोना काल की जो सबसे भयानक तस्वीर सामने आई है, उसने देश को यह बता दिया है कि लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि वो हिंदू रीति रिवाज और परंपरा को छोड़कर शवों को बहाने और कहीं दफनाने तक को मजबूर हो गए हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि दावा है कि कोरोना महामारी में मरने वालों की लाशें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि दाह संस्कार के लिए लकड़ियां तक कम पड़ गई हैं। मजबूरी में लोगों को हिंदू परंपरा को बदलना पड़ रहा है। इसीलिए ज्यादातर लोग शवों को जलाने के बजाय गंगा में बहा रहे हैं। और जो शव गंगा में बहकर गंगा के तट पर पहुंचे, उन्हें बिना पोस्टमार्टम किए गंगा तट के किनारे ही दफन कर दिया गया, वो भी कुछ फीट की गहराई में। इस बात की चिंता किए बिना कि जब गंगा में जलस्तर बढ़ेगा तो ये शव एक बार फिर नदी में मिल जाएंगे। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर खुद कटघरे में हो, उससे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इसीलिए आज तक संवाददाता सुजीत झा बक्सर गए और उन्होंने पाया कि गंगा के महादेव घाटों को साफ करके शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हम मौजूद हैं बक्सर जिला के महादेवा घाट पर, गंगा के किनारे। यहाँ पर कल लाशें मिली थी, काफी संख्या में, बताया जाता है कि 40 की संख्या में ये लाशें यहाँ पर मिली थी, जिसे बाद में दफना दिया गया। ये जो बक्सर जिला है उसके ठीक उस पार आप देख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश का इलाका है। और ये जो घाट है जहाँ आज लाशें जल रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आज जलाया जा रहा है लाशों को। उत्तर प्रदेश से बहकर लाश जो है ना, बीरपुर से और गहमर से और बारे से लाश कुल बह कर आती है और पानी के टकराव के चलते यहाँ का लग जाती है। परसों हवा के रुख से हवा पानी उठा, उधर से मैं लाश हवा के रुख पर आकर इधर श्मशान घाट पर लग गई। तो ये जो महादेवा घाट है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि लाशें जलाई जा रही है। हालांकि जो कल लाश मिली थी उसको दफनाया गया प्रशासन की देखरेख में। सोमवार को बक्सर के इसी महादेव घाट पर
जब दर्जनों लाशें मिली तो स्थानीय प्रशासन ने आनन फानन में सभी शवों को बिना पोस्टमार्टम किए ही एक ही गड्ढे में दफना दिया, ये जानते हुए कि जब गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो यहाँ दफनाए गए शव एक बार फिर गंगा में मिल जाएंगे। कुल मिलाकर इन शवों का सम्मान पूर्वक दाह संस्कार करने में प्रशासन नाकाम रहा, जिसने संक्रमण के खतरे को पहले के मुकाबले और भी बढ़ा दिया। ये स्थानीय लाशें ही हैं जो प्रतिदिन इधर मीडिया में आने के बाद प्रशासन का नींद टूटा है, प्रशासन सजग हुआ है। यहाँ तो 100 के करीब में प्रतिदिन लाशें जो हैं, जब बीमारी का दिन होता है, गर्मी का दिन होता है, वैसी स्थिति में आता है तो एक 100 दाह गृह बनाना चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ऊपर देखिए जो जमीन है वह किसानों का जमीन है, श्मशान घाट का कोई सरकारी जमीन नहीं है। जलाने के बाद ये माना जाता है कि संक्रमण खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर प्रवाहित किया जाता है गंगा नदी में, जल में, तो निश्चित रूप से संक्रमण का प्रभाव किसी न किसी दूसरे पर पड़ सकता है, खतरा बढ़ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज तक की टीम को यहाँ पर एक और शव भी जलता मिला। अगर आप इस दाह संस्कार को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये अंतिम संस्कार उपलों से किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों लकड़ी की जगह उपलों का सहारा लिया जा रहा है? क्या इसकी वजह लकड़ी की कमी है, जिससे सारे देश भर में कोरोना से अपनों को खोने वाले दो चार हो रहे हैं? जलाकर जो अंतिम संस्कार होता है, जो आमतौर पर किया जाता है भारतीय परंपरा के मुताबिक, उसमें खर्च काफ़ी बढ़ गया है। खासतौर पर जो लकड़ी काफ़ी महंगी हो गई है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर शहरों की बात करें तो बताया जाता है कि 25,000 से 30,000 रुपये तक का खर्च आता है अंतिम संस्कार करने में। गांव में भी लकड़ियों की दिक्कत हो गई है। जी, खर्च तो काफ़ी बढ़ गया है। ये सब ऐसी महामारी चल रही है कि इसमें सब लोग दाम तो बढ़ा ही रहे हैं सबका। लकड़ियाँ मिल रही है? लकड़ियाँ तो मिल ही रही हैं। लकड़ी मिल जाती है, पैसा ज़्यादा लगता है। हाँ, पहले के अपेक्षा ज़्यादा? बहुत काफ़ी। कितना? 500 रुपये मन लकड़ी मिल रही है। तो आपने सुना कि लोग कह रहे हैं कि अचानक दाह संस्कार की संख्या बढ़ने से लकड़ी के दामों में इजाफा हो गया है। पहले से ज्यादा पैसा दाह संस्कार में खर्च करना पड़ रहा है, जो 25 से 30,000 रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे में जिन गरीबों के पास इतने पैसे नहीं है, वो शवों को गंगा में बहाने को मजबूर है। यानी कोरोना महामारी से मरने वालों को अंतिम संस्कार का सम्मान तक नहीं मिल पा रहा, उनकी चिता के लिए लकड़ी तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन प्रशासन फिर भी पूरी ताकत से हकीकत को नकारने में लगा है। दावा कर रहा है कि लकड़ियों की कोई समस्या नहीं है और सभी को आराम से दाह संस्कार के लिए लकड़ियां मिल रही हैं। तो इस तरह से ये चलाया जा रहा है कि बक्सर में लकड़ी नहीं मिलने के कारण या जो है गरीब परिवार का के लोगों को जो है वो पैसा नहीं होने के कारण लाश को फेंक दिया जा रहा है। एकदम पूर्णतः ये गलत ये चीज़ है। इसका हम लोग जो है चौसा के महादेवा घाट है, वहाँ पर भी हम लोगों का रजिस्ट्रेट है और वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होता है कितने लोग आए हैं। महंगी ये करके अनावश्यक का ये हाइप क्रिएट किया गया है। मुझे वो नहीं करना। नहीं, आप पहले समझिए बात को। ये अनावश्यक हाइप क्रिएट किया गया है। एक सप्ताह से मैं खुद गया था, पूछा मैंने कि लकड़ी क्या रेट है, और जिस रेट से उसने बताया 400 रुपये मन लकड़ी, मिक्स लकड़ी, आज भी उसी रेट से बिक रही है। गंगा के तटों पर तैरते ये शव उस सरकारी आंकड़ों पर सवालिया निशान है, जो कोरोना से मौत के कुछ और ही आंकड़े बताता है। लेकिन सबसे दुख की बात, इससे जुड़ी वो मजबूरी और लाचारी है, जिसकी वजह से लोग अपनों का अंतिम संस्कार धर्म और मान्यता के साथ भी नहीं कर पा रहे। बक्सर से सुजीत झा, पुष्पेंद्र सिंह के साथ विनय सिंह, गाजीपुर, आज तक। आज तक की पड़ताल में ये बात भी सामने आई है कि गंगा के इस इलाके में गांव, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या फिर बिहार का, मरने वालों के शवों को गंगा नदी में प्रवाहित करने की पुरानी परंपरा है, जो जागरूकता की कमी के चलते आज भी बदस्तूर जारी है। मगर इस परंपरा के तहत
इक्का दुक्का शव ही गंगा में बहाए जाते थे, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी संख्या में शव देखकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गंगा के किनारे रहने वाले लोगों में जबरदस्त डर भर गया है। गंगा मैया की ऐसी तस्वीर देखकर लोग बेहाल हैं। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी हालात अलग नहीं है। यूपी के गाजीपुर में गहमर गांव में गंगा किनारे भी बक्सर की तरह शव तैर रहे हैं, जिनकी गिनती करना मुश्किल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके पीछे कोरोना से अचानक होने वाली मौत है। इस वजह से जो लोग लकड़ी का इंतजाम करने में कामयाब हो रहे हैं, वो तो शवों को जला रहे हैं, लेकिन बाकी लोग शवों को गंगा में बहाने को मजबूर है। कोरोना काल में जो है लकड़ियों की कमी से लोग जल प्रवाह कर दे रहे हैं और जली लाशों को बहा दे रहे हैं, और यह लाश दूर दराज से आ रही हैं। यहाँ बिहार के भी लोग आते हैं प्रवाह करने, कई जगहों से लोग आ रहे हैं और ये लाश जो है जली लाश फेंक करके चले जा रहे हैं। इनको जलाया नहीं जा रहा है लकड़ी की कमी से और अन्य चीज़ों की वजह से। और इस प्रशासन से बार बार कहा गया है, लेकिन प्रशासन कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। गंगा में बरसों से नाव चलाने वाले लोगों के लिए ये बहते शव किसी अचंभे से कम नहीं है। वो दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे। दूर दूर से लोग आकर शवों को गंगा में फेंक रहे हैं। गंगा में धारा कम होने और चारों तरफ शव बिखरे होने से इस पूरे इलाके में बदबू और गंदगी फैली हुई है। स्थानीय लोगों ने गंगा में नहाना भी बंद कर दिया है, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय हैं, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। यूपी हो या फिर बिहार, प्रशासन अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोग लगातार गंगा में शवों को बहा रहे हैं, जो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि गंगा के किनारे बिहार में ही 500 के करीब गांव बसे हुए हैं। इसके अलावा पटना, भागलपुर, मुंगेर, छपरा, हाजीपुर, बक्सर, बेगूसराय, बख्तियारपुर और बरौनी, ये वो बड़े शहर हैं जिनकी जिंदगी गंगा के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जिस रफ्तार से गंगा में शव बहाए जा रहे हैं, उसने कोरोना से मरने वालों की असल संख्या से लेकर गंगा में प्रदूषण की चिंता को एकाएक बढ़ा दिया है। विनय सिंह, गाजीपुर, आज तक। सच चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि ये लोग इतने बदनसीब हैं कि इन्हें अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन ऐसी बदनसीबी कोरोना से मरने वालों के पीछे पड़ गई है। जोधपुर में तो हद ही हो गई। चिता सजी हुई थी, अंतिम संस्कार बस होने ही वाला था कि ऐन वक्त पर लोगों ने रुकवा दिया। लोग बोले कि धुएं से कोरोना फैल जाएगा। इसके बाद पीड़ित परिवार वालों को 10 किलोमीटर दूर जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। लेकिन जिस शमशान में लगातार चिताएं जल रही हैं, जिस कब्रिस्तान में एक के बाद एक लोगों को दफन किया जा रहा है, वहां काम करने वाले लोग भी अपनी बदनसीबी पर आज रो रहे हैं। सोचिए, जो लोग कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार करते हैं, वो लोग वैक्सीन के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोरोना से जंग में अपने योगदान को पहचान दिलाने के लिए ये लोग तरस रहे हैं। कोरोना से होने वाली मौत जितनी दर्दनाक है, उतनी ही तकलीफ देने वाला एक सवाल आज ये चेहरे सरकार से पूछना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि क्यों कोरोना से रोज सामना करने वालों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। सबसे पहले 24 साल के रोहित से मिलिए, जो पिछले 6 साल से इसी तरह दिल्ली के ITO कब्रिस्तान में काम कर रहे हैं। लेकिन पिछला 1 साल रोहित के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। कोरोना के खतरों के बीच उन्होंने सैकड़ों मरीजों को सम्मान पूर्वक दफन किया, बिल्कुल फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह। लेकिन अफसोस, व्यवस्था रोहित जैसे लोगों की कदर करना छोड़िए, वैक्सीन की पहली डोज तक मुहैया नहीं करवा सकी है। क्या चाहते हैं? डर लगते हैं, कुछ हमें मिलना चाहिए दवाई वगैरह। हम चाहते हैं डॉक्टर और पुलिस वाले को जो है, जो कोरोना की दवाई लगा है, वो हमें भी सबसे पहले हमें भी लगना चाहिए। रोहित की तरह मोहम्मद शमीम ITO कब्रिस्तान के केयरटेकर हैं, जो कोरोना की शुरुआत से अब तक 1500 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार करने का दावा करते हैं। दिन रात शमीम और उनकी टीम के सदस्य कोरोना के खतरे में काम करते हैं, फिर भी सरकार की तरफ से इनके काम को सम्मान मिलना बाकी है। 20-25 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ।
लेकिन तकरीबन कोविड में मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे ड्यूटी देते हुए। पिछले साल अप्रैल में 1 अप्रैल से कोविड शुरू हुआ था और अभी 1 साल पूरा लगभग हो गया मेरे को। और तकरीबन मैं अब तक 1400 से 1500 डेड बॉडी यहाँ दफन कर चुका हूँ कोविड की। सबसे पहले हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए और दूसरी बात है कि हमारे जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं जो काम करते हैं कब्रिस्तान में, सबसे पहले उनको जो मिलना चाहिए वो वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, जिससे वो सबसे पहले अपने आप को सेव कर सकें। कब्रिस्तान की तरह शमशान घाट में पिछले 1 साल से अंतिम संस्कार की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है। गाजीपुर शमशान घाट में काम करने वाले आचार्य भी बताते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में कोरोना ने जो हाहाकार मचाया है, उससे 24 घंटे शमशान में चिताएं जल रही हैं। इस दौरान कई कर्मचारी बीमार भी हुए, लेकिन किसी ने उनकी सुध लेने की कोशिश नहीं की। इनका सरकार से सीधा सवाल है कि क्या इन्हें डॉक्टरों की तरह वैक्सीन में प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। हमारे पास इस समय डेड बॉडीज जो है इस महीने 143 तक आई हैं, जिसमें हमारे पास सुविधा है अभी फिलहाल 52 बॉडीज की जलाने की। और हम चाहते हैं हमें भी फ्रंट लाइन पे घोषित किया जाए, कोरोना वैक्सीन वगैरह यहाँ के लड़कों को पहले दी जाए, क्योंकि जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं और ये डेड बॉडीज आती हैं कोरोना की, उनके बीच में लोग बाग आते हैं, उनके घर वाले आते हैं, संक्रमित होते हैं, बताते नहीं है कि हम संक्रमित हैं, तो इनको भी बीमार होने का खतरा है। सोचिए, जो लोग दिन रात कोरोना वायरस के खतरे के बीच काम करते हैं, लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं, उन्हें सरकार से एक टीके के लिए मांग करनी पड़ रही है। सवाल यह है, सरकारी व्यवस्था में बैठे लोगों को ये सब कुछ दिखता क्यों नहीं। सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पप्पू यादव पर कोरोना नियमों की अनदेखी और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप है। वहीं 32 साल पुराने केस में पप्पू यादव को आज हिरासत में भी लिया गया। पप्पू यादव ने भी अपने खिलाफ हुए हर एक्शन पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस बाबू पप्पू यादव को मार के आपको क्या फायदा? आपके भी बेटे हैं, मेरा भी घर है और पूरा बिहार मेरा है। आप हमको जेल भेज रहे हैं। जितना मेहनत आप हमको 9 घंटा रखने में किए हैं, उतना मेहनत यदि आप अस्पतालों को रोकने में कर लिए होते, अस्पतालों को बनाने में और प्राइवेट नर्सिंग होम 10% डॉक्टर को छोड़ के, प्राइवेट नर्सिंग होम छोड़ के 80-90% प्राइवेट नर्सिंग होम, लाखों लाख। आज जो हम गए थे जहां 3 लोगों को मार दिया गया पाटलिपुत्र में, आईसीएन में, सीएनएफ में 3 लोगों को, हम वहां गए थे। 1 दिनों में 51,000 रुपया गरीबों से लिया जाता है। क्या इनको बेड चार्ज, क्या इनको नहीं दिखता है? सारे मंत्रियों का ये प्राइवेट नर्सिंग होम है। हम हाथ जोड़ के नीतीश जी से कहेंगे, आप हमको डिटेन करिए, कहीं भी मेरे घर में डिटेन कर लीजिए, कम से कम कोरोना टाइम में जेल मत भेजिए कि आज मेरा निगेटिव आया है, यदि पॉजिटिव हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा तो फिर एक परिवार को आप क्या दीजिएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।